आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पिछले टॉपिक से हम लोग बस आगे बढ़ेंगे। चैप्टर वही है, कल का जो चैप्टर कंप्लीट किए थे पिछला क्लास में हम लोग जनसंख्या घनत्व हो चुकी थी, ठीक है ना। और उससे पहले जनसंख्या कि जो 10 बड़े देश हैं विश्व के, उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको देखते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, ठीक है ना। वो फैक्टर जो कैसे आप प्रभावित करता है किसी व्यक्ति को कहीं पे रहने के लिए और वहां पे नहीं रहने के लिए। कोई व्यक्ति अगर कहीं पे जाके बसना चाहता है, क्यों बसना चाहता है, कुछ कारण होंगे तब तो वही को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, तो परिचय जानेंगे इसका, किसका, तो वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों का। जो कारक है उनके बारे में हम लोग जानेंगे, पहले इसको परिभाषित करेंगे कि आखिर होता क्या है। पहला चीज। दूसरा आज की क्लास में रहेगा कि ये प्रकार कितने हैं इसके, ठीक है, कितने उसके प्रकार हैं, टाइप्स को देखेंगे, ठीक। और टाइप्स को देखने के बाद सभी का हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे, सभी का एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे, विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। क्लियर है चीजें? तो यही टॉपिक रहेगा आज का हम लोगों का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 नंबर के सवाल में आता है अक्सर ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार हम लोग लिख लिए हैं। सबसे पहले जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है, फैक्टर है, उसको हम लोग डिफाइन किए हैं कि आखिर है क्या, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से तात्पर्य, पहले उसको हम लोग समझते हैं। तात्पर्य उन सुविधाओं से है, फैसिलिटीज है ना, उन सुविधाओं से है या तो फिर अभावों से है। कहीं पे कोई चीज, किसी भी चीज का लैक है, कमी है, लैक ऑफ स्कूल, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, से है, जो लोगों को किसी क्षेत्र विशेष में या तो बसने के लिए अथवा वहां से हटने के लिए उत्तरदायी है या उत्तरदायी होते हैं। परिभाषा समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में परिभाषा लिखने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको लिखना है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिख के आगे बढ़ना है और प्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। बाद में इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जनसंख्या वितरण, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कुछ निश्चित कारक, ठीक है ना, कारक या तो सकारात्मक रूप से पॉजिटिव करेंगे, जाके वहां लोग बसेंगे, या तो नकारात्मक, अगर वहां से कमी होगा तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और वैसे जो कारक है उन कारकों को हम लोग 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन वर्ग है, तो भौगोलिक कारक, अगला है आर्थिक कारक, और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने वर्गों में है। 3 वर्गों में, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो एक एक करके हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले भौगोलिक कारक को देखते हैं, ठीक। कारक है क्या, भौगोलिक कारक को हम लोग डिफाइन किए हैं। तो वैसे कारक जो प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली क्या, प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति से जुड़ाव रखता है, प्रकृति से जुड़े होते हैं वो सारे फैक्टर्स, और कहीं भी जनसंख्या को बसने के लिए या संकेंद्रित होने के लिए उन्हें प्रभावित करते हैं, तो उन्हें हम लोग भौगोलिक कारक कहेंगे, भौगोलिक कारक के नाम से जाना जाता है। तो भौगोलिक कारकों को उनकी प्रकृति, जो कारक हैं उनकी प्रकृति, नेचर, उनका स्वरूप और वहां की लोकेशन के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर इन्हें पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 उपवर्गों में बांटा गया है। और वो क्या कर है, सबसे पहले जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आप आसान चीज है, बस समझा दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो जल की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है लोगों को? ठीक है, जल की उपलब्धता मतलब तात्पर्य क्या? वैसा क्षेत्र जहां पे जल की प्राप्ति होती हो, सुलभ रूप से वो प्राप्त हो जाता है आसानी से। जैसे विश्व के नदी घाटी, जितने भी नदी घाटी हैं, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता विकास हुआ है कहाँ, कौन सी नदी के तट पर? बहुत सारी नदियां हैं, रावी नदी के तट पर हुआ है, ठीक है, सतलुज सिंधु नदी के तट पर भी पाया गया है, ठीक है, पाकिस्तान के लड़काना, सिंध प्रांत, ये सब जानते ही हैं आप लोग। तो वो सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास बसे हुए हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के तट पर है, जिसको अभी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग जान गए जल की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है। तो प्राचीन काल से देखिए जल उसको कर रहा है, हमारे दैनिक जीवन से लेकर कृषि कार्य, उद्योग, सब में जल की उपलब्धता आवश्यक है, तभी लोग वहां पे बसेंगे। ठीक, अगला है भू आकृति, फिजियोग्राफी। किसी भी जगह का फिजियोग्राफी जैसा होगा वैसे ही वहां पे लोग बसेंगे। तो भू आकृति मतलब पूरा विश्व लेवल पर अगर हम देखें तो विश्व पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, एक भू आकृति वो हो गया। दूसरा क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र है, वो भू आकृति हो गई। तीसरा क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र है, वो भू आकृति हो गई, ठीक है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है, सब क्या है, भू आकृति है। तो जैसे भू आकृति, अगर मान लीजिए भू आकृति वो तय करता है कि लोग वहां पे अधिक बसेंगे या कम बसेंगे। मैदानी क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, उपजाऊ भूमि होती है, पहला चीज। दूसरा, वहां पे अवसंरचना, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे विद्यालय बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, रेलवे का ट्रैक बनाना, इन सभी के लिए सुविधाएं होती हैं, इसलिए क्या किया जाता है, तो वहां पे लोग बसते हैं। वहीं अगर हिली क्षेत्र में चले जाइएगा, पर्वतीय क्षेत्र में उपजाऊ भूमि की भी अभाव, परिवहन की सुविधा का भी डेवलपमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में जाइए, अभी हाल में ही में एक ब्रिज बना, किस नदी पर, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, याद है, प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन किए थे। अब वो सीधे कश्मीर घाटी तक हम लोग कनेक्ट होंगे, तो कितना मुश्किल से बनाया गया नहीं। तो वहां पे पुल बनाना, रेलवे बनाना, रोड बनाना पर्वतीय क्षेत्र में दिक्कत होती है। तो भू आकृति डिपेंड करता है, लोगों को उस प्रकार से क्या करेगा, बसेगा। अगर भू आकृति अनुकूल होगी लोगों के बसने के, जैसे मैदानी क्षेत्र हो गए, तो वहां पे लोग ज्यादा बसेंगे। विश्व के मैदानी क्षेत्र सघन आबादी वाली पाई जाती है, वहीं पे पर्वतीय क्षेत्र में आबादी विरल पाई जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु क्या है, लोगों को आकर्षित करने वाला एक अन्य कारक है, ठीक है। अगर सब चीज सही रहा, भू आकृति भी बराबर रहा, जल की उपलब्धता भी रही दो जगह में, तो वो दोनों जगह में फिर चूज ये किया जाएगा कि कहाँ की जलवायु बढ़िया है, रहने में कहाँ पे अच्छा लगता है। झारखंड में आप चले जाइएगा तो झारखंड को हम लोग अलग अलग जलवायु प्रदेश में बांटे हैं, भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेश में बांटे हैं, विश्व को अलग अलग जलवायु प्रदेश में बांटे हैं। तो झारखंड के संदर्भ में हजारीबाग और रांची का पठारी क्षेत्र जो है सबसे अधिक सुहावना जलवायु है वहां पे रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, समझ में आ रही चीजें। वहीं अगर आप जाइएगा उष्ण और शीत मरुस्थल, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण मतलब गर्म मरुस्थल, अत्यधिक गर्मी की वजह से वहां पे कोई जैविक क्रियाकलाप नहीं होता है, तब उसे हम लोग
गर्म या उष्ण मरुस्थल या हॉट डेजर्ट बोलते हैं, जैसे थार डेजर्ट हमारे यहाँ। जबकि दूसरी ओर वैसा क्षेत्र जो अत्यधिक ठंड के वजह से वहां पे कोई जैविक क्रियाकलाप नहीं हो पाता है, तो भी वो शीत मरुस्थल कहलाएगा, जैसे गोभी का मरुस्थल। समझ रहे हो चीजों को? ले लद्दाख जाइए, वहां पे कोई चीजें नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का उसी का पार्ट है। समझ गए बातें? तो वो हो गया आपका जलवायु। सम जलवायु मनुष्य के रहने लायक जलवायु में लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, जबकि विषम जटिल जलवायु में नहीं पसंद करेंगे। क्लियर है चीजें? मृदाएं, लास्ट है मृदाएं। तो मृदाओं का मतलब कि वैसे मृदा जो उपजाऊ हो, जैसे दोमट, जलोढ़ मृदा, जहां जहां मिलेगा वहां पे आपको आबादी ज्यादा मिलेगी, जैसे गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। या फिर तटीय क्षेत्र में जाइए तो आपको पश्चिमी भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपको तट में आपको जो दोमट जलोढ़ मृदाएं हैं वहां पे आबादी ज्यादा मिलेगी। क्लियर है चीजें? तो ये चीजें हो गई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार हम लोग पूरे भौगोलिक कारक को देख लिए। नेक्स्ट जो हमारा है आर्थिक कारक, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको लिख, तो हम लोग देखते हैं आर्थिक कारक को। दूसरा क्या है? आर्थिक कारक। इसको लिखे नहीं हम। दूसरा जो हमारा है वो है आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक को आप लोग को मैंने लिखवा दिया, समझिए चीजों को। तो वैसे कारक जो लोगों को उनकी आर्थिक क्रियाकलाप, देखिए कोई भी व्यक्ति है अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई इकोनॉमी एक्टिविटीज करता है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक क्रिया, पंचम क्रिया, भूगोल के संदर्भ में। इकोनॉमिक्स में थोड़ा अलग है, ठीक है। तो उन क्रियाकलापों में लोग कौन से क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये प्रभावित करते हैं लोगों को कि वो वहां पे बसेंगे अपने आर्थिक क्रियाकलाप की सुविधा के अनुसार या नहीं। अगर उनको अपने एक्टिविटीज से प्रेरित हो रहे हैं वो, तो जाके वहां बसेंगे, नहीं तो नहीं बसेंगे। तो वही बोले हम कि वैसे कारक जो लोगों को उनकी आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई भी सर्टेन प्लेस में जहां वो बसना चाहते हैं, बसने के लिए अगर प्रेरित करता है या आकर्षित करते हैं, तो वैसे कारक को हम लोग आर्थिक कारक कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप या तो फिर आर्थिक कारक को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि आर्थिक कारक के कुछ उदाहरण हैं। कौन है? तो सबसे पहले खनिज। खनिज क्या है? खनन करते हैं हम लोग, खुदाई करके निकालते हैं, जैसे कोयला ऊर्जा संसाधन है। लौह अयस्क खनन करके निकालते हैं, कच्चा लौह अयस्क, उसको गलाते हैं, फिर लोहा में कन्वर्ट करते हैं, नहीं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? खनन वाला क्षेत्र। तो वैसे क्षेत्र जहां पे खनिज संसाधन निक्षेपित पाए गए हैं, वहां पे खनिज को निकालने के लिए सरकार के द्वारा या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया जाता है, वहां लोगों को रोजगार मिलता है। तो वहां पे लोग जाके बसते हैं। आर्थिक इकोनॉमी एक्टिविटीज उसकी चलती है ना, जीविकोपार्जन चलता है। तो जैसे विश्व के पठारी क्षेत्र, भारत का पठारी क्षेत्र, जैसे छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, ये सब क्या है? सब में खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। तो वहां लोगों का बसाव ज्यादा मिलेगा आपको। दूसरी ओर आता है नगरीकरण। तो वैसे क्षेत्र जो जहां पे नगरों का फैलाव हो रहा है, नगरीकरण से तात्पर्य नगर का केंद्र और उसके आसपास में नगरों के क्षेत्र में होने वाले फैलाव की प्रक्रिया को ही हम लोग नगरीकरण कहेंगे। तो वो कब होगा? जब आबादी वहां जाकर बसने लगेगी। जैसे कोलकाता, लोग वहां पे जाके क्यों बसते हैं? रोजगार। नई दिल्ली है ना, चेन्नई, आप लोकल में जाइएगा तो हजारीबाग लोग जाके बसना चाहते हैं। बहुत सारे कारण है उसके पीछे, हम लोग प्रवास पढ़ेंगे। और लास्ट में औद्योगिकरण, जहां पे खनिज पाए जाएंगे उसी के आसपास में उद्योगों का विकास होगा।
और उन उद्योगों के विकास से क्या हो जाएगा, तो लोग वहां पे जाके रहने लगेंगे क्योंकि वो सुविधाएं उनको प्राप्त होगी। तो ये सारे फैक्टर हुए आपके आर्थिक कारक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इसका कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को और इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, आज तक यही। ठीक।